Hello student, good morning. How are you? You are fine, I hope. But इस खाली समय में आप क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधियां क्या है, किस तरीके से आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के जीवन में विद्या का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आपके सामने भविष्य है, आपके सामने बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों को आप पूरा करने के लिए विद्या अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने विद्या अध्ययन से जुड़े रहें और निरंतर परिश्रम करते रहें, सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो मैं भी आपको नेक्स्ट से आपका जो टॉपिक चल रहा है विश्व जनसंख्या संरचना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बिंदु हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा। कल मैंने आपको लिंगानुपात के बारे में बताया था। तो लिंगानुपात क्या है? टॉपिक है आपका विश्व जनसंख्या संरचना। ठीक है, इसका जैसे बिंदु चला, कल मैंने आपको बताया था लिंगानुपात। अब आप लिंगानुपात के बारे में आपको बताया था कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और आप देखते हैं कि लिंगानुपात है, इसका सूत्र एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, या फिर पूछा जाता है लिंगानुपात का सूत्र लिखिए। तो लिंगानुपात में आपको कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। सूत्र इसका स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये लिंगानुपात का सूत्र, इसे जैसे याद कर ले, एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ किया जाएगा। अब देखो लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है। लिंगानुपात कम होने के कारण, यानी लिंगानुपात कम क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है स्त्री शिक्षा की कमी। स्त्री शिक्षा का अभाव, फिर स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्री शिशु हत्या। ये लिंगानुपात कम होने के कारण है। स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, ये कारण है जो लिंगानुपात को कम करते हैं। अब आप देखते हैं कि जिन देशों में लिंगानुपात कम है, इसका मतलब परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल है, यानी वहाँ महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव है, महिलाओं को समान स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए धीरे धीरे लिंगानुपात क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट बिंदु है इसका, नेक्स्ट जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन के दो भाग, एक तो ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। अब देखो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे कि वे जनसंख्या जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है।
यानी इनका जो जीविकोपार्जन है, जीविकोपार्जन वो कृषि कार्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कृषि, पशुपालन, ये दो गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, कृषि और पशुपालन, दो गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण जनसंख्या में आप देखते हैं कि वे जनसंख्या जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है, वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और नगरीय जनसंख्या वे जनसंख्या जो अपने जीविकोपार्जन के लिए गैर कृषि कार्यों पर, कौन से? गैर कृषि पर। गैर कृषि में आप जानते हैं, गैर कृषि में क्या रहता है? उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ये जो गतिविधियां हैं वो कृषि के अलावा है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, चिकित्सा को शामिल कर दो आप, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारे जो कार्य हैं वो गैर कृषि से संबंधित है। तो नगरीय क्षेत्रों के आप देखते हैं कि लगभग जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। तो ये आपका जनसंख्या संगठन है, इसमें ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। अब आप देखते हैं कि एक विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अब आप देखते हैं यूरोपीय क्षेत्र है, उन यूरोपीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या किसकी ज्यादा होती है? पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। और शहरी क्षेत्रों में किसकी संख्या ज्यादा होती है? महिलाओं की। ध्यान से देखना, आप यूरोप के बारे में बता रहा हूं आपको, पश्चिमी देश है, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज्यादा रहते हैं और शहरी क्षेत्र में महिलाएं। तो यहाँ यूरोपीय क्षेत्रों में प्रवास कौन करती है? महिलाएं करती है। यानी नौकरी प्राप्त करने के लिए महिलाएं शहरों की ओर जाती है, जबकि पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब उसका रीजन हमारे दिमाग में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष क्यों रहते हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग तकनीकी खेती करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या क्यों होती है, वो भी माइंड में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई शहरी क्षेत्रों में महिला की संख्या क्यों होती है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध है, सबसे मोटा रीजन। दूसरा, वह सुरक्षा है, तो महिलाएं निडर आराम से शहरी क्षेत्रों में सर्विस कर सकती है। तो रोजगार के अवसर है प्लस सुरक्षा है, इसलिए महिलाएं नगर की ओर जाती है। जबकि आप देखते हैं कि एशिया जैसे देशों में इसका उल्टा पाया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या किसकी ज्यादा होती है? महिलाओं की होती है, क्योंकि महिलाएं कृषि कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? कृषि कार्य करती है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में संख्या किसकी होती है? पुरुष की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में प्रवास कौन करता है? पुरुष करता है। प्रवास कौन करता है? पुरुष करता है। मानव शहरी क्षेत्रों के लिए जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं जाती? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का अभाव है। दूसरा, महिलाओं के लिए सुरक्षा का पूर्णतया अभाव है। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में जो आवास है वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए आम जन या शहरों की ओर पलायन नहीं कर पाते। चौथा रीजन क्या है कि पुरुष प्रवास कर जाता है शहरों की ओर, तो महिलाओं को पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। बूढ़े बुजुर्ग को संभालने की जिम्मेदारी, कृषि कार्यों, सामाजिक कार्यों को निर्वाह करने की जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? महिलाओं की आ जाती है। तो महिलाओं पर मानसिक दबाव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पूरे समाज भर का कार्य कौन करती है? महिलाएं करती है। पुरुष तो आराम से बाहर कमाने चले जाते हैं, कमा के वापस आते हैं, और सारे घर का कार्य कौन करती है? महिलाएं करती हैं। तो ये तो था सामान्य जनसंख्या संगठन का परिचय कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे और नगरीय जनसंख्या हम किसे कहेंगे? अब मैं नगरीय जनसंख्या के बारे में बता रहा हूँ कि विश्व में नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन कब और कैसे हुआ और वर्तमान में कितनी नगरीय जनसंख्या है। अब आप देखते हैं कि प्राचीन समय में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही कम था, क्योंकि लोग नगरों में निवास नहीं करते थे,
ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे, जनसंख्या भी कम थी, लोगों की आवश्यकता भी कम थी, इसलिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही कम था। अगर मैं भारत के संदर्भ में आपको बताऊं तो वर्तमान में 31% जनसंख्या नगरीय है भारत की। तो पीछे कितनी जनसंख्या बच गई? 69। तो 69% जनसंख्या क्या है? जनसंख्या वो है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में आंकड़े हैं कि भारत में किस प्रकार जनसंख्या नगरीय या ग्रामीण है। आप देखते हैं कि वर्तमान में धीरे धीरे ग्राम नगरीय क्षेत्रों की ओर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, अच्छी सुविधा होने के कारण। तो वर्तमान में नगरीय जनसंख्या विश्व में कितनी है? 50% जनसंख्या नगरीय है। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 50%। अगर हम एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखें तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, इसमें जनसंख्या कितनी है? मात्र 38% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। जबकि हम अगर उत्तरी अमेरिका और यूरोप, अगर इन दो विकसित देशों के बारे में देखें तो यहाँ की 75 से लेकर 78% जनसंख्या का निवास करती है, नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब आप आंकड़े देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या टोटल संपूर्ण विश्व के जो आंकड़े हैं 50% जनसंख्या नगरीय है। एशिया और अफ्रीका के बारे में देखें तो मात्र 38% जनसंख्या नगरीय है, जो विश्व के औसत से बहुत कम है। और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ नगरीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 75 से लेकर 78% जनसंख्या नगरीय है। ठीक है, अब विश्व के संदर्भ में आंकड़े अगर हम देखें कब जनसंख्या कैसे बढ़ी, उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं। अब आप देखते हैं कि जब विश्व की 1800 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 2.5%। कितनी थी? 2.5% विश्व की जनसंख्या थी। और ये 2004 में बढ़कर कितनी होगी? 2004 में बढ़कर 50% होगी। और आने वाले 2025 में विश्व की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 61% हो जाएगी। तो विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, लोगों का रुझान है वो नगरों की ओर जा रहा है। तो ये नगरीय जनसंख्या के आंकड़े जो 1800 में कितनी थी? मात्र 2.5%। मान लीजिए 3%, तो 97% जनसंख्या, कितनी? 97% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती थी? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके? नगरीय जनसंख्या का कितना जो प्रतिशत है वो 1800 में नगर में था, ग्रामीण क्षेत्र में था। 2004 में 50% हो गया। 2025 में आने वाले समय में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? नगरीय 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। तो ये था आपका ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन, किस तरीके से कितने जनसंख्या को निवास करती। अब नेक्स्ट है साक्षरता। साक्षरता, मैं आपको साक्षर के बारे में बताऊं पहले। इस साक्षर किसे कहेंगे? तो 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो एक भाषा में, किसी भी एक भाषा में, किसी एक भाषा में पढ़ और लिख सकता है, पढ़ व लिख सकता है। इसके साथ उसे अंकगणितीय योग्यता रखता है, पढ़ और लिख सकता है और खुद समझ सकता है, दूसरे को भी समझा सकता है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। यानी ये साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या में 7 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का होता है, उसे हम साक्षर जनसंख्या कहते हैं। अब है साक्षरता, तो साक्षरता किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक होता है। साक्षरता क्या है? किसी भी क्षेत्र की
किसी भी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का यथार्थ एवं विश्वसनीय सूचक होता है। किसी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का यथार्थ एवं विश्वसनीय सूचक होता है। ये सीधा आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का यथार्थ और विश्वसनीय सूचक कौन सा होता है। बोर्ड में पूछा गया प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? साक्षरता। क्योंकि किसी भी, अब आप देखते हैं कि साक्षरता, सामाजिक और आर्थिक विकास, अब आप सामाजिक विकास रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में परिवर्तन होगा। आर्थिक विकास, उसका जीवन स्तर में सुधार होगा, उसकी आय बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये सारे बिंदु किस पर निर्भर करते हैं? साक्षरता पर निर्भर करते हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसे अच्छा रोजगार मिलेगा, जब उसे अच्छा रोजगार मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, जब उसकी आय बढ़ेगी तो उसकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो मार्केट में जाएगा, उसका रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, उसके खान पान का स्तर बढ़ेगा, उच्च शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं उसे उपलब्ध होगी। तो ये सारा किससे संभव है? सिर्फ साक्षरता के द्वारा ही संभव है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं, साक्षरता कम क्यों है, या इसे बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक विकास का स्तर। किसका स्तर? आर्थिक विकास का स्तर, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है नगरीकरण, तीसरा बिंदु है जीवन स्तर, चौथा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, और पांचवा है सरकारी नीतियां। ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है। सीधा ही आपका 2 अंक का क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जा सकता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए: आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सरकारी नीतियां। और लास्ट जैसा आपका टॉपिक बचा है 2 मिनट का, वो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो है आपकी व्यावसायिक संरचना। अब आप देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना का मतलब, संरचना शब्द यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैंने यहाँ संरचना में आपको क्या बताया था? आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना। अब इस व्यावसायिक संरचना में भी कई प्रकार के व्यवसाय संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, है ना, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, इन सबको जैसे अलग अलग वर्ग में डिवाइडेशन किया है। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब है कि परिश्रम युक्त कार्यों से जुड़ी, इससे परिश्रम युक्त कार्यों से जुड़ी वह इन्हीं से अपना जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सक्रिय जनसंख्या के लिए परिश्रमिक कार्य। अब परिश्रमिक कार्य में मैं आपको उदाहरण दूं कि व्यक्ति उद्योग में कार्य करता है, या कृषि क्षेत्र में कार्य करता है, या परिवहन में करता है, या कोई व्यापार करके अपनी आजीविका चलाता है। तो ये परिश्रम युक्त कार्य हो गए, और इन्हीं से अपना जीविकोपार्जन करने वाली जो जनसंख्या है उसे सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। और सक्रिय जनसंख्या के अनुपात को सक्रिय जनसंख्या के
अनुपात को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके जैसे लास्ट जैसे क्वेश्चन थे, व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े, कि परिश्रमयुक्त कार्यों से जुड़ी और इन्हीं से अपना जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को हम सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, और सक्रिय जनसंख्या के अनुपात को हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अब व्यावसायिक संरचना मैंने आपको बता दिया, उद्योग, कृषि, परिवहन, व्यापार, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, शोध, अनुसंधान, इनमें से किसी भी कार्य से, पशुपालन करना, आखेट करना, अब कोई से भी परिश्रमयुक्त कार्य हो सकते हैं। तो इन कार्यों से जुड़ी जनसंख्या को हम सक्रिय जनसंख्या कहलाते हैं। तो आज का जैसे आपका जो तीसरा जैसे यूनिट है वो खत्म है, और इससे रिलेटेड चौथा यूनिट है ये। तो 4 यूनिट आपके से कंप्लीट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको 5 चैप्टर तक बता दिए, तो आप उन्हें डीपली स्टडी करें। कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। थैंक यू।